किचन में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था तो बाथरूम में कपड़ों का। घर भी एकदम अस्त व्यस्त था। आभा की समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। कितनी बार कहा अपने पति नवल से कि वॉशिंग मशीन ठीक करा दो, पर सुनते ही नहीं है। बाई भी जब तक छुट्टी मार जाती है, लगता है जैसे मुफ्त में घर का काम कर रही हो। और बाई को इसलिए नहीं निकालती क्योंकि फिर दूसरी जल्दी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उसके हजार नखरे होते हैं। बाई आज भी न जाने या आने को कह गई, लेकिन अभी तक नहीं आई। बेटी रिन्नी से तो कुछ कहना ही बेकार है। जब भी आभा कहती है कि अब बच्ची नहीं रही, कम से कम कुछ खाना बनाना तो सीख ले, तो नवल बीच में ही बोल पड़ते हैं कि पुराने जमाने से बात मत किया करो। अरे, आज लड़कियां चांद पर पहुंच गई हैं और तुम अभी भी इसे चूल्हे चौकी में ही अटका के रखना चाहती हो। मेरी बेटी कोई बड़ा काम करेगी, तुम्हारी तरह यह घर के कामों में थोड़ी उलझी रहेगी। आभा चुप लगा जाती। इससे रिनी और ठीठ बनती गई। उसकी सास निर्मला से तो वैसे भी घर का कोई काम नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कि अब उनका शरीर काम करना बंद कर चुका है। एकदम स्वस्थ हैं वह, परंतु अपने पूजा पाठ, धर्म कर्म और हम उम्र की सहेलियों से उन्हें वक्त ही कहाँ मिलता है जो वे अपनी बहू आभा के कामों में हाथ बटाएंगी। उन्होंने तो साफ कर दिया है कि बहुत संभाल चुकी हैं वे घर गृहस्थी। आभा भी उनसे मदद नहीं मांगती, क्योंकि बार बार वही बातों का दोहराना, शिकायतें करना, और वे भी तब जब कोई सुनने वाला ही ना हो। तो इससे अच्छा तो यही लगा आभा को कि खामोश रहा जाए। इसलिए उसने भी खामोशी ओढ़कर घर बाहर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। लेकिन उस पर भी घर के लोगों को उससे कोई ना कोई शिकायत रहती ही है, खासकर उसकी सास निर्मला को। वे तो हमेशा बकबक करती रहती, पास पड़ोस से आभा की शिकायतें करती कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। यहीं पास के ही शिव मंदिर में सटी अरविंद बाबा की कुटिया है, जहाँ वे अपने चेले चपटों के साथ निवास करते हैं। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं उनके चरणों में लौटकर खुद को धन्य मानती हैं, और उसकी सास निर्मला भी बाबा से पूछे बिना एक काम नहीं करती। बाबा का वचन मतलब सत्य वचन होता है उनके लिए। आए दिन मंदिर में कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। कभी ठाकुर जी का जन्म, कभी ब्याह, कभी यज्ञोपवीत, कभी झूला, कभी जल विहार, तो कभी कुछ न कुछ। और इन अवसरों पर निर्मला भी खूब चढ़ावा चढ़ाती। बाबा के बहाने तो आखिर उन्हें घर के कामों से फुर्सत मिलती है और दूसरी औरतों की कहानियां सुनने को मिलती। बाबा ना होता तो जिम्मेदारियों से जूझना पड़ता उन्हें। मेहनत की कमाई यूं लूटे अच्छा तो नहीं लगता, पर धर्म के मामले में कौन मुंह खोले। इसलिए आभा और नवल चुप ही रहते थे। वैसे भी धर्म संकट सबसे बड़ा संकट होता है, लेकिन आभा इन कर्मकांडों का हिस्सा कभी नहीं बनी, और इसीलिए निर्मला उससे क्षुब्ध रहती। गुस्सा तो आभा को तब आता जब निर्मला उस अरविंद बाबा को अपने घर पर प्रवचन, भजन, कीर्तन करने वाले को बुला लेती। महीने में यह 2-3 बार होता, लेकिन इन सब ढकोसलों से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता, और यही बात आभा को बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए एक दिन आभा ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और कहा कि ज़रूरत नहीं इन बाबाओं को घर पर बुलाने की, क्योंकि वह इन सब ढकोसलों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। उसे तो बस कर्म पर भरोसा है। नवल ने कुछ कहा तो नहीं, पर लगा आभा सही कह रही है। और वैसे भी घर में बड़ी बेटी हो गई है, तो क्या ज़रूरत है माँ को इनके घर पर बुलाने की। निर्मला समझ गई कि बेटा भी बहू के साथ मिला हुआ है। कुछ कहा तो नहीं उसने, पर मन ही मन बड़बड़ाई कि यहाँ लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं, पर इन अभागों को कौन समझाए यह बात। इधर कुछ दिनों से आभा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बहुत थकान महसूस हो रही थी उसे। सिर भी भारी भारी लग रहा था। हल्का बुखार भी रहने लगा। खाने की तो इच्छा ही नहीं होती थी उसकी। जबरदस्ती अगर कुछ खा भी लेती तो पेट में दर्द होने लगता और उल्टी हो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो गया है। जब नवल से कहती तो वे चिढ़कर कहते, डॉक्टर को दिखा लो। बहुत होता तो मेडिकल स्टोर से दवा लाकर पकड़ा देते उसे, और साथ में 10 बातें भी सुना देते कि उसे सुमन से गप्पे मारने का समय होता है। घंटों सास बहू के सीरियल देख सकती है, पर डॉक्टर के पास अकेली नहीं जा सकती। घर में काम ही कितना होता है जो हर वक्त काम की दुहाई देती रहती है। ऐसी बातें बोलकर नवल आभा को चुप करा देता, और वह बेचारी सोचती कि जाने दो, ठीक हो जाएगा अपने आप। पर मर्ज था कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हमारे समाज में सदियों से औरतें खुद को इग्नोर करती आई हैं। आज भी औरतों के लिए पहले पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का स्वास्थ्य सर्वोपरि होता है। आभा का भी यही हाल था। अगर घर में किसी को एक छींक भी आ जाए तो परेशान हो उठती थी, लेकिन अपनी परेशानी ठीक हो जाएगी सोचकर टाल जाती थी।
उस दिन आभा का जी बहुत मिचल रहा था। सिर में दर्द तो इतना लग रहा था कि फट ही जाएगा। सोचा नवल ऑफिस जा ही रहे हैं तो उसे डॉक्टर के पास छोड़ देंगे और फिर वह दिखाकर खुद ही वापस आ जाएगी। अतः उसने बोली, सुनिए जी, आप सिर्फ मुझे अस्पताल छोड़ दीजिए, मैं डॉक्टर से दिखाकर वापस आ जाऊंगी। नवल, जो गाना गुनगुनाते हुए अपनी टाई ठीक कर रहा था, आभा की बात सुनते ही फूट पड़ा। पागल हो क्या? खुद मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने की और तुम और देर करवाने की फिराक में लगी हो। जाओ ना, खुद दिखा लो डॉक्टर से। वैसे भी जब देखो कोई ना कोई बीमारी तुम्हें लगी ही रहती है। एक तो कमा कर खिलाओ और फिर यह सब लफड़े। नहीं होगा इतना मुझसे। भुनभुनाते हुए नवल ऑफिस निकल गया और आभा हैरान सी उसे जाते देखती रह गई। लगा सबकी सेवा करे तो ठीक, लेकिन अपने बारे में कुछ बोले तो कैसे नवल खींच उठते हैं। औरत की तो यही दशा है, सबके लिए सोचती है, लेकिन जब किसी को उसके लिए करना पड़ जाए तो वह उकताने लगता है। बेचारी आभा अपने दर्द को दरकिनार कर फिर घर के कामों में जुट गई। रात में आभा को बड़ी बेचैनी होने लगी। गर्म पानी के सेक से और बाम लगाकर लेने से पेट दर्द और सिर दर्द तो ठीक हुआ, लेकिन सूखी खांसी बड़ी परेशान करने लगी। बुखार था सो अलग। कमजोरी से उठने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कोई पानी पिला दे, इसलिए नवल को उठाया, लेकिन कैसे झल्लाते हुए उसने उसे पानी दिया वही जानती है। बेचैनी के मारे फिर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सारा बदन दर्द के मारे टूट रहा था, मगर कहे तो किससे कहे। सुबह किसी तरह उठकर चाय नाश्ता बनाया। नवल को ऑफिस भेजकर किचन का बाकी काम समेट ही रही थी कि एकदम से चक्कर आ गया और वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। वह तो वक्त पर सुमन वहां पहुंच गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई, वरना जाने क्या अनर्थ हो जाता। अस्पताल से ही रीनी ने पापा को फ़ोन करके बताया कि माँ बेहोश हो गई है। जल्दी अस्पताल पहुंचे। नवल आनन फानन में वहां पहुंच गया। जांच कर डॉक्टर ने बताया कि आभा को हेपेटाइटिस बी हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। सुनकर तो जैसे नवल को चक्कर ही आ गया। लगा अब घर कैसे चलेगा। रीनी को घर भेजकर वह आभा के पास ही रुक गया। सोचने लगा कि बैठे बिठाए यह कौन सी मुसीबत आन पड़ी। अब घर बाहर के काम कौन करेगा। आभा पर ही गुस्सा आने लगा उसे कि अगर खुद पर ध्यान देती तो यह मुसीबत ना आती। अब क्या करेगा वह। घर, ऑफिस और अस्पताल के चक्कर में तो मर ही जाएगा। पहले वहां जाके पैसे जमा कराइए। जब नर्स ने कहा तो नवल का ध्यान टूटा। लगा अब 4-6 हफ्तों का चक्कर तो लग ही गया, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि इलाज में वक्त लगेगा। सोच सोच कर नवल का माथा घूम रहा था, जो आभा से छिपा न रह सका। वह समझ रही थी कि नवल पर कैसी मुसीबत आन पड़ी। घर बाहर सब कैसे मैनेज होगा। अगर जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। बेचारी को अब भी नवल की ही फिक्र हो रही थी और वह मन ही मन आभा को ही कोसे जा रहा था, जैसे उसने खुद बीमारी को बुलावा दिया हो। वह बेचारी तो खुद दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी नवल का मुंह देखे जा रही थी। अब भी उसे घर की ही चिंता लगी थी कि वहाँ सब कैसे होगा। सुनिए जी, सुमन है मेरे पास, तो आप घर जाइए। वहाँ भी सब परेशान रहे होंगे। जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, दर्द से कराहते हुए आभा ने नवल से कहा। मगर नवल उसकी बातों पर ऐसे झल्ला उठा कि पूछो मत। मुंह बनाते हुए बोला, क्या चिंता ना करूं, अगर तुम खुद का ध्यान रखती तो आज यह दिन ना आता। मगर वह भूल गया कि एक वही है जो घर में सबका ध्यान रखती है। घर बाहर के कामों से लेकर सबकी छोटी बड़ी ज़रूरतों तक की जिम्मेदारी उसी की है, तो कहाँ बेचारी को समय मिलता जो अपना ध्यान रखे। आभा के अस्पताल में रहने से हफ्ते भर में ही घर की हालत बिगड़ने लगी। इधर नवल ऑफिस और अस्पताल के चक्कर में पिस रहा था और उधर रिन्नी और निर्मला घर के कामों को लेकर उलझ पड़ती। सोनू भी अपनी मनमानी करने लगा था। आवा थी तो डांट टपट कर उसे पढ़ने बैठा दिया करती, लेकिन उसके न रहने से वह एकदम लापरवाह हो गया था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता फिरता। जब पूछो तो सोनू घर पर नहीं है सोने को मिलता और नवल का माथा गर्म हो जाता। लेकिन किसे किसे देखे वह। तभी सुमन आकर बोली कि उसका पति 14 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, तो आज रात से ही वह आभा के पास रुक जाया करेगी। यह सुनकर नवल ने राहत की सांस ली, क्योंकि कई दिनों से नवल ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। लगा जिस सुमन को वह चुगलखोर औरत कहकर संबोधित करता था, जो उसके पड़ोस में रहती थी, जिसे देखते ही उसे चिढ़ हो जाती थी, आज वही सुमन उसके काम आ रही है। एक वही थी जो आभा के पास जाकर बैठती थी जब नवल ऑफिस में होता। तब आभा के लिए सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना ज़्यादातर वही तो बनाकर ले जाती थी। अपनी करनी पर पछतावा कर मन ही मन वह सुमन का शुक्रगुजार होने लगा।
नवल को अब आभा की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि अगर हेपेटाइटिस बी बीमारी लंबे समय तक रहे तो लीवर काम करना बंद कर सकता है या फिर कैंसर अथवा घाव हो सकता है। कहीं ऐसा कुछ हो गया तो बिस्तर पर पड़े पड़े वह सोचने लगा। चिंता के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। नवल जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो आभा का मृत शरीर बेड पर दिखा। दोनों बच्चे बिलख रहे थे। निर्मला भी एक कोने में दुबकी यह कहकर सिसक रही थी कि उसके मरने की उम्र न थी। फिर आभा क्यों चली गई? उधर सुमन उसे धिक्कार रही थी कि वही आभा की मौत का जिम्मेदार है, उसी ने उसकी जान ली। कहती रही तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से दिखा दो, पर नहीं दिखाया। लो देखो मर गई ना, मौज करो अब। तभी अचानक हवा का झोंका आया और खिड़की का पल्ला धड़ाम से बंद हुआ तो नवल घबराकर उठ बैठा। देखा वहाँ कोई न था सिवाय उसके। उफ, यह तो सपना था। नवल बेचारा थक कर सो गया था और यह बुरा सपना वह देखने लगा। अपने दिल पर हाथ रखकर नवल ने एक गहरी सांस ली और फिर आभा की याद सताने लगी। मन हुआ फोन कर ले, पर लगा नहीं, अस्पताल है। लेकिन आभा को लेकर उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। ऐसा ही होता है, मुसीबत के वक्त नकारात्मक बातें दिमाग पर ज़्यादा हावी हो जाती हैं। चाहकर भी इंसान अच्छी बातें सोच नहीं पाता। घबराहट के मारे वह पसीने से तरबतर हो गया। प्यास के मारे गला भी सूखने लगा। देखा तो जग खाली पड़ा था। आभा थी तो रोज रात पानी भरकर रख दिया करती थी। जैसे ही नवल पानी लेने किचन की तरफ जाने लगा, देखा बेटी रिनी के कमरे की लाइट ऑन है। लगा भूल गई होगी, लेकिन जब कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई तो वह उस ओर बढ़ गया। वह फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। अरे समझो, पापा घर ही पर हैं, तो मैं कैसे आऊँ? उधर से फिर उसने कुछ बोला तो रिन्नी कहने लगी, कहाँ ना नहीं आ सकती, अब फ़ोन रखो, कोई सुन लेगा। हाँ हाँ कल देखती हूँ। रिन्नी, नवल जोर से चीखा। उसके हाथ से फ़ोन खींचकर अभी कुछ बोलता तभी उधर से फ़ोन कट गया। दोबारा फ़ोन मिलाया पर स्विच ऑफ आने लगा। जाहिर सी बात थी कि उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन इतना तो पता चल गया कि नवल को कि रिनी किसी लड़के से बात कर रही थी। गुस्से से पापा को लाल होते देख रिनी डर के मारे थरथराने लगी। किससे बात कर रही थी तुम? कौन था वह लड़का? नवल ने गुस्से से पूछा। कौन लड़का? कोई तो नहीं था पापा। रिनी साफ झूठ बोल गई। चुप, झूठ मत बोलो। अभी मैंने सुना तुम किसी लड़के से मिलने की बात कर रही थी। पर पापा घर पर हैं इसलिए नहीं आ सकती। यही कहा ना तुमने उस लड़के से? बोलो कौन है वह? नवल चीखते हुए बोला। कोई तो नहीं था पापा। रिनी फिर बोली। नवल ने एक जोर का चांटा रिनी के मुंह पर मारते हुए कहा, खबरदार, जो आज के बाद बिना मेरे पूछे घर से बाहर कदम भी निकाला। नवल का गुस्सा देख रिनी सहम गई कि माँ ने तो समझा कर छोड़ दिया, पर पापा तो जान ही ले लेंगे उसकी, क्योंकि नवल का गुस्सा वह अच्छी तरह जानती थी। अब नवल की नींद और उड़ गई। सोचने लगा जवान लड़की है, अगर कदम बहक गए तो क्या होगा। सचेत तो किया था आभा ने कितनी बार, पर वही उसकी बात को आई गई कर दिया करता था। पता चला कि रिनी अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है और उससे छिप कर मिलती है। आभा के समझाने के बाद भी जब वह लड़का रिनी से मिलता रहा तो वह उसके घर जाकर वार्निंग देकर आई कि अगर फिर कभी दोबारा वह रिनी से मिला या फ़ोन किया तो पुलिस में शिकायत कर देगी। रिनी को भी उसने खूब फटकार लगाई थी। कहा था कि अगर नहीं मानी तो नवल को बता देगी। तब रिनी का ध्यान उस लड़के से हट गया था, लेकिन आभा के न रहने पर वह फिर मनमानी करने लगी थी। जो बाबा आभा के डर से घर में आना बंद कर चुका था क्योंकि वह अंधविश्वास विरोधी था, वह फिर से उसके घर में डेरा जमाने लगा। घर की सुख शांति के नाम पर वह हर दिन कोई न कोई पूजा पाठ जप तप करवाता रहता और निर्मला से पैसे ऐंठता। समझाता कि उसके घर पर किसी का बुरा साया है। कितनी बार कहा नवल ने कि यह सब फालतू की बातें हैं, ना पड़े वे इन बाबाओं के चक्कर में, मगर निर्मला कहने लगी कि वह तो घर की सुख शांति और आभा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही यह सब कर रही है। इधर सोनू का मन भी पढ़ाई लिखाई से उचटने लगा। जब देखो मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता और तो और दोनों भाई बहन छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते और ऐसे उठापटक करने लगते कि पूरा घर जंग का मैदान नजर आता। ऑफिस से आने के बाद घर की हालत देख नवल का मन करता कि उल्टे पांव बाहर चला जाए। एक आभा के न रहने से घर में सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे थे। घर की हालत ऐसी बद से बदतर हो गई कि क्या कहे। ऐसी विकट समस्या आन खड़ी थी कि जिसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था नवल को। कितनी बार आभा ने चिताया था कि रिनी पर ध्यान दो, लड़की है, जरा भी पैर फिसला तो बदनामी हमारी होगी, मगर हर बार पागलों सी बातें मत करो कहकर नवल उसे चुप करा दिया करता था। कहता वह बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। क्या कोई माँ अपने बच्चों के पीछे पड़ सकती है कभी?
वह तो बच्चों के भले के लिए ही डांटती फटकारती थी, परंतु यह बात आज नवल को समझ में आ रही थी कि आभा कितनी सही थी और वह कितना गलत। सुविधाएं और आज़ादी तो दी उसने बच्चों को, पर वह नहीं दे पाया जो उन्हें देना चाहिए था, संस्कार, अच्छी सीख, जिम्मेदारी। इधर पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि अब आभा पहले से काफ़ी बेहतर है और 2-4 दिन में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वह बहुत कमज़ोर है। जब वार्ड में गया तो आभा सो रही थी। उसे जगाना सही नहीं लगा नवल को। धीरे से स्टूल खींचकर बेड के समीप ही नवल बैठ गया और एकटक आभा को निहारने लगा। बेजान शरीर और पीला पड़ गया था। धसी आंखें देखकर सोचने लगा कि क्या यह वही आभा है जिसे कभी वह ब्याह कर लाया था। कैसा फूल सा मुखड़ा था इसका, और आज देखो कैसा मलिन हो गया है। अगर आज मैं इसकी जगह होता तो यह दिन रात एक कर देती, पागल हो जाती मेरे लिए। लेकिन मैं क्या कर पा रहा हूँ इसके लिए? कुछ भी तो नहीं। सोचकर नवल की आंखें सजल हो गईं। जब आभा की आंखें खुली और सामने नवल को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसा तेज आ गया जैसे अग्नि में आहुति पड़ गई हो। इधर उधर देखने लगी। लगा उसे कि बच्चे भी आए होंगे। कितने दिन हो गए थे उसे अपने बच्चों को देखे हुए। उसे लग रहा था कि एक बार आंख भरकर अपने बच्चों को देखे। उठने की कोशिश करने लगी पर कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रही थी। नवल ने उसे सहारा देके बिठाया और पूछा, कैसी तबीयत है अब? उसने इशारे से कहा, ठीक है। डॉक्टर कह रहे थे कि 2-4 दिन में अब तुम घर जा सकती हो। नवल की बात पर वह मुस्कुराई। सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। यह भी नहीं कह सकता था कि तुमने ही सबको बिगाड़ा है, क्योंकि बिगाड़ा तो उसने खुद था। अब सबको ठीक करना पड़ेगा उसे, समझानी पड़ेगी उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी। यह बात नवल ने मन ही मन कही। तुम अब ज़्यादा चिंता फिक्र मत करो, खुद पर ध्यान दो आभा। या लो, सुमन भाभी भी आ गई, तो तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं घर हो आकर आता हूँ। कहकर नवल उठकर खड़ा हुआ तो आभा उसे प्रेम भाव से देखते हुए बोली कि वह अपना ध्यान रखे। नवल को लगा कि अभी भी इसे मेरी ही चिंता है। रास्ते भर वह सोच विचार करता रहा कि वह कितना गलत था और आभा कितना सही। मैंने कभी उसे नहीं समझा। बच्चे घर में मौज करते रहे और मैं बाहर, और वह बेचारी हम सबकी तीमारदारी में लगी रही। कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा उसने, और मैंने भी क्या सोचा उसके लिए। एक डॉक्टर को दिखा नहीं पाया। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? क्या पूरी जिंदगी जी पाता उसके बिना? बेटा बेटी जिन्हें मैं जान से बढ़कर प्यार करता हूँ, उनके सामने आभा को कभी अहमियत नहीं दी कि वही बच्चे एक गिलास पानी मांगने पर चीर उठते हैं। देख लिया मैंने और सब समझ भी लिया। यही सब सोचते हुए वह कब घर पहुंच गया पता ही नहीं चला उसे। देखा तो घर में रिनी बड़े मज़े से झूला झूलते हुए किसी से फ़ोन पर बात करने में मशगूल थी। सोनू कमरे में बैठा हमेशा की तरह लैपटॉप चला रहा था और माँ निर्मला बाबा जी की आवभगत में लगी हुई थी। नवल को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाबा जी तो तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि पहले ही नवल ने अपनी माँ को चिता दिया था कि बाबा को घर में ना बुलाया करे। उस दिन तो वह चुप रह गया था, लेकिन आज लगता है आभा एकदम सही कहती है। ये ढोंगी बाबा लोगों को बहलाकर सिर्फ उनसे पैसे ऐंठते हैं और कुछ नहीं। बाबाओं के कारनामे सुनकर तो अब उन पर से विश्वास ही उठ गया है। लेकिन अभी भी निर्मला जैसे कुछ लोग हैं जो उनके चरणों में लौट जाने के लिए तत्पर रहते हैं। चाय पिलाओगी रिन्नी, एक कप? झूले पे बैठते हुए एक बारगी नवल ने सबको देखा। निर्मला पूछने लगी, अब आभा कैसी है? ठीक है माँ, डॉक्टर कह रहे थे कि 2-4 दिन में छुट्टी कर देंगे, लेकिन आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। कह नवल ने सोनू और रिन्नी को भी आवाज़ देकर बुलाया। रिन्नी, आभा घर आ तो रही है, पर डॉक्टर ने अभी उसे आराम करने को कहा है, इसलिए जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती, खाने में तुम सहायता करोगी और हो सके तो खाना तुम ही बनाओगी। खाना बनाने का नाम सुनते ही रिनी के हाथ पांव फूलने लगे। घबराकर बोली, पर पापा मैं कैसे? मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है? नहीं नहीं, मुझसे यह सब नहीं होगा। वैसे भी माँ तो अब आ ही रही है ना। रिनी की बात पर नवल ऐसे गुर्राया कि वह सहम उठी। बोला, क्या वह हम सब की नौकरानी है? मैंने कहा कि जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती, खाना तुम ही बनाओगी, और यह बात तय है। और रही बात बनाना न आने की, तो दादी से पूछो, इधर उधर से माँ से भी पूछ लेना, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम बच्ची नहीं रही, कॉलेज में चली गई हो, कल को शादी भी होगी तुम्हारी, तो क्या वहाँ भी तुम्हारी माँ तुम्हारे नखरे उठाएगी? नहीं ना। समझ गई रिन्नी कि अब वह नहीं बचने वाली। काम तो करना ही पड़ेगा उसे, इसलिए सिर झुकाकर उसे नवल के फैसले स्वीकार करने पड़े। रिन्नी के बाद नवल ने
अपने बेटे सोनू को घूर कर देखा तो बेचारा डर के मारे अपने आप में ही सिकुड़ने लगा। कहा भी गया है कि सामने वाले को पहले अपने हाव भाव से डराओ ताकि उसकी आधी हिम्मत वैसे ही पस्त हो जाए, जैसा कि सोनू की हो गई थी। क्यों सोनू, अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है ना, तो क्या पढ़ाई तुम्हारा कौन करेगा? पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ चैटिंग करने में लगे रहते हो। क्या इसलिए मैंने तुम्हें लैपटॉप खरीद कर दिया था? जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है मैंने तुम सबको, समझे? नवल ने करकती आवाज में कहा तो सोनू जी पापा करने लगा। समझ में आ गया नवल को कि प्यार के साथ साथ बच्चों के साथ सख्ती भी जरूरी होती है। बोला, पढ़ाई के अलावा आज से बाहर के सारे काम जैसे दूध फल सब्जी लाना आदि जो भी घर से जुड़े काम हैं वे सब तुम करोगे। और हाँ, अपने कपड़े भी तुम खुद ही धोगे आज से, समझ गए? नवल की सख्त आवाज़ से दोनों बच्चों की खिड़की बंद हो गई। और माँ, आप बाबाओं को घर में बुलाना बंद कीजिए। कितनी बार आभा ने आपको समझाया लेकिन आप हैं कि सुनती ही नहीं। आप बड़ी हैं घर की, कम से कम इतना तो ध्यान रख सकती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घर पर हैं कि नहीं, घर में कौन आया कौन गया। क्या यह सब ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? आप ही बताइए ना, एक अकेला इंसान आखिर कितना काम करेगा? मैं तो सुबह से रात के 8 बजे तक ऑफिस में ही रहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? प्यार से ही। पर निर्मला को भी नवल ने उनकी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझा दी। हफ्ते भर बाद जब आभा घर पहुंची तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। क्या सोचा था उसने कि उसके बिना घर की क्या स्थिति हो गई होगी। और यहाँ तो सब अलग ही था। सब बिस्तरों पर सलीके से चादरें बिछी थी। हॉल भी एकदम करीने से सजा चमका था। किचन भी एकदम साफ सुथरी व व्यवस्थित थी। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। पूरा घर चमक रहा था। आभा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह उसी का घर है। क्या देख रही हो आभा, यह तुम्हारा ही घर है और यह सब माँ और बच्चों ने मिलकर किया है, नवल ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ को देखते ही दोनों बच्चे आकर उससे लिपट गए। निर्मला ने भी बहू को अपने सीने से लगा लिया। यह सब अप्रत्याशित था आभा के लिए, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब होगा। रात में बड़ी सुकून की नींद आई आभा को। अगले दिन जब वह उठने लगी तो नवल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आभा, आज से हर सुबह की चाय यह बंदा बनाएगा आपके लिए। बस, फिर क्या था, सब मिलकर रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।